हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सबसे पहले टाइप यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग है आपका, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जितने भी टोटल 6 टाइप्स थे उनके बारे में बताया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस। इसे हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो इस प्रकार के जो आइसोमेरिज्म होते हैं यानी कि द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, क्या होते हैं? विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान रखिएगा, इनके पास क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट डिफर इन द रिलेटिव spatial arrangement of but differ in the relative spatial arrangement of atoms or groups in space। यानी कि 3D स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो स्पेस में जो एटम्स होते हैं या जो ग्रुप्स होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो क्या होता है? डिफर होता है। ठीक है, और डिफर होने के कारण ही, ठीक है, इनका अगर हम देखें तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। और ऐसे आइसोमर्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिस और ट्रांस लिखा है तो इसका भी कुछ यहाँ पे मीनिंग होगा, यानी कि इस आइसोमर्स में ऐसे ग्रुप्स जो सेम साइड डबल बॉन्ड के लगे हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिस फॉर्म कहते हैं। और ऐसे आइसोमर्स जिसमें सेम ग्रुप या एटम जो हैं वो अपोजिट साइड पर लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांस आइसोमर का नाम देते हैं। द आइसोमर इन विच सेम ग्रुप्स if same groups or atoms are on the same side of the double bond डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हूँ तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिस आइसोमर्स का नाम देते हैं। क्या होता है? इन्हें हम क्या कहते हैं? सिस फॉर्म का नाम देते हैं, सिस फॉर्म। बट इफ ऑन अपोजिट साइड इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म का नाम देते हैं। ट्रांसफॉर्म यानी कि जब सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड पे होंगे तो उन्हें हम ट्रांस का फॉर्म का नाम देते हैं, और अगर सेम साइड होंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिस फॉर्म का नाम देते हैं। और इसीलिए इसे सिस ट्रांस आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इन्हें सिस ट्रांस आइसोमर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैलेइक एसिड है और मैलेइक एसिड के साथ साथ फ्यूमेरिक एसिड है। ठीक है, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक साइड पर COOH, एक ही तरफ COOH है, इधर आपका हाइड्रोजन
और इधर भी आपका हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका मैलेइक एसिड, ठीक है, जो कि सिस फॉर्म में पाया जाता है। मैलेइक एसिड जो कि किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में। इसके अलावा ट्रांस फॉर्म में फ्यूमेरिक एसिड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे COH और यहाँ पे हमने COH लगा दिया, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये ग्रुप्स जो हैं अपोजिट साइड पे हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म का नाम देते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म का नाम देते हैं। ये आपका है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड जो कि किस फॉर्म में है, ट्रांस फॉर्म में पाया जाता है। तो इसे हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। इसी प्रकार से सिट्रा कोनिक एसिड, ठीक है, और साथ ही साथ मीजा कोनिक एसिड भी आपके सिस और ट्रांस आइसोमर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक है आपका सिट्रा कोनिक एसिड और दूसरा है मीजा कोनिक एसिड। सिट्रा कोनिक एसिड में यहीं पर CH3 ग्रुप हम लगा दें तो ये आपका हो जाएगा सिट्रा कोनिक एसिड, सिट्रा कोनिक एसिड। और अगर हम इसी ग्रुप को अपोजिट लगा दें, यानी कि COH आपका अपोजिट है, तो ये हो जाता है मीजा कोनिक एसिड, तो ये आपका सिस फॉर्म है और ये कैसा आपका ट्रांस फॉर्म के अंतर्गत या ट्रांस आइसोमर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के बारे में चलिए हम देख लेते हैं। कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहला है कि देयर शुड बी फ्रोजन रोटेशन अबाउट 2 एडजेसेंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, देयर शुड बी, इसके मेनली कितने कंडीशन हैं, मेन 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। कितने कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन हैं। सबसे पहला रोटेशन अबाउट 2 एडजेसेंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज रेस्ट्रिक्टेड। रोटेशन अबाउट 2 adjacent atom is restricted, ठीक है, यानी कि कैसा होता है, restricted होता है, यानी कि फ्रोजन रोटेशन इसे कहते हैं, फ्रोजन रोटेशन का नाम देते हैं। अब फ्रोजन रोटेशन किस में होता है, वो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। तो इसका एक एग्जांपल है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये आपका रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में या रोटेशनल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, ठीक है। अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हो तो क्या होता है, एल्कीन्स होते हैं। तो ये है फ्रोजन रोटेशन, ठीक है, इसमें बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा है फ्रोजन रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोएल्केन्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन्स का कुछ स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से, तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है और इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन है ये क्या है, फ्रोजन रोटेशन। तो फ्रोजन रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोएल्केन। तो ये क्या आपका साइक्लोएल्केन है और साइक्लोएल्केन में जनरली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्रोजन रोटेशन दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ इस तरीके से
ठीक है, कुछ इस तरीके से। फ्रोजन रोटेशन अबाउट कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इन ऑक्साइम एंड इमाइन। फ्रोजन रोटेशन अबाउट कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इन ऑक्साइम एंड इमाइन। ठीक है, इन ऑक्साइम एंड इमाइन, ये हो गया आपका। ठीक है, ये तो पहला आपका कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट अबाउट विच रोटेशन इज फ्रोजन। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा कंडीशन है बोथ, जो भी यहाँ पर क्या होंगे, बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, both substituents on each carbon should be different, on each carbon should be different, यानी कि जितने भी कार्बन हैं उन पर जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हों वो क्या हों, डिफरेंट हों, अबाउट विच रोटेशन इज फ्रोजन। और ऐसे कार्बन की बात की जा रही है जिसमें रोटेशन फ्रोजन हो, अबाउट इन विच रोटेशन इज फ्रोजन, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट। पहली बात तो ये आपको समझना है कि कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कार्बन पे अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होंगे तभी जाकर के यहाँ पे क्या होगा, आइसोमर्स शो होगा। और इसके अलावा कंडीशन पहला क्या था कि फ्रोजन रोटेशन होना चाहिए अबाउट 2 एडजेसेंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। और वो कैसे होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या फिर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो सकता है। और अगर ये दोनों कंडीशंस कोई भी कंपाउंड फुलफिल करता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करेगा। ठीक है, जनरली कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, इन टाइप्स को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभी वो टाइप्स भी बना के दे देता है और ऑप्शन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ध्यान रखिएगा, टाइप्स which do not show geometrical isomerism, ऐसे टाइप्स जो कि geometrical isomerism नहीं शो करते। ध्यान रखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, ये भी नहीं शो करता है। इसके अलावा इस तरीके का ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ही कार्बन पर दोनों जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों जो एटम्स हैं वो क्या है, सेम है। यहाँ भी सेम है, यहाँ पर भी आप देखेंगे इस कार्बन के पास दोनों एटम क्या है, सेम है। और यहाँ भी देख रहे हैं आप इसके पास दोनों एटम, दोनों कार्बन के पास क्या है, सेम है, दोनों ग्रुप सेम है। तो अभी मैंने बताया कि जनरली बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट, यानी कि कार्बन के जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए हर एक कार्बन का, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दिखाया था। तो मैलेइक एसिड में आपको मैंने यहाँ पे COOH लिख के दिखाया था, ये हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड COH, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, तो ये सिस फॉर्म था, ये था मैलेइक एसिड। और इसी का फ्यूमेरिक एसिड आपने देखा था, तो यहाँ पे COOH, ये आपका H, डबल बॉन्ड, ये आपका COOH हो गया था, और यहाँ पे क्या था, S था। तो ये देखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, यहाँ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। अगर कहीं पर भी सेम ग्रुप दिख गया, सेम ग्रुप दिख गया या सेम ग्रुप दिख रहा है तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया।
इसी के साथ साथ अब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कौन सा आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दो ही तरीके के आइसोमर होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, वो हैं आपके सिस और ट्रांस। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, ट्रांस जो है इज मोर स्टेबल। ट्रांस आइसोमर जो है ये मोर स्टेबल होता है देन सिस आइसोमर, मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर्स हैं इनमें जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रांस कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ध्यान रखिएगा, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ अगले टॉपिक पे चलते हैं, जैसे हम कहते हैं ई जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सिस और ट्रांस में ई जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी है, तो उसे भी हम लोग समझते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ई जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ईजेड सिस्टम किसके लिए, सिस और ट्रांस के लिए, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यहाँ पे ईजेड सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो जनरली सिस और ट्रांस जो नेमिंग है या जिस तरीके से सिस और ट्रांस को हमने रिप्रेजेंट किया है, ये ऐसे जगह पर अप्लाई नहीं हो सकता है जहाँ पर 4 डिफरेंट एटम्स हों या ग्रुप्स हों। ठीक है, डबल डबल कार्बन बॉन्ड जुड़े हैं, यानी कि कार्बन कार्बन कैसा है, डबल बॉन्ड है। अभी तक आपने सिर्फ इस तरीके का पढ़ा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए हो सकता है और यहाँ पर भी बी हो सकता है, यानी कि कार्बन के पास दोनों बस डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, कार्बन के पास दोनों डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, ध्यान रखिएगा कि जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, वो सभी के सभी क्या हों, डिफरेंट हो। ए बी सी डी, मैंने ए बी सी डी लिख दिया पूरा। तो ऐसे समय में क्या करेंगे भाई, तो इसलिए सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं ई जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी कि सिस एंड ट्रांस डिजाइनेशन कैन नॉट बी यूज्ड इफ 4 डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर अटैच्ड टू द कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि जब भी कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो कार्बन हैं, ठीक है, उससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों या एटम्स जुड़े हों, तो ऐसे में सिस और ट्रांस आइसोमर्स का यूज नहीं करते। उसके लिए जनरली हम ई जेड सिस्टम का प्रयोग करते हैं, यानी कि इन सच कंडीशन या केसेस ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड। इस सिचुएशन में हम जनरली ई और जेड सिस्टम नॉमेनक्लेचर का प्रयोग करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, बॉन्डिंग हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। कुछ लोग ज़्यादातर इसी तरीके से पढ़ते हैं, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे ग्रुप या एटम्स हैं सभी के सभी ए बी सी डी अलग अलग है। हमने कहीं पे 2 बार ए नहीं लिखा, कहीं पे 2 बार बी नहीं लिखा है, या जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी के सभी ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, और ऐसे समय में कौन सा नॉमेनक्लेचर चलता है, ई जेड सिस्टम चलता है। ठीक है, अच्छा, ये सिस्टम बेस्ड है किस पर, प्रियोरिटी सिस्टम पर बेस्ड है, और इसे डेवलप किया गया है कॉन, इनगोल्ड और प्रीलॉग द्वारा। ठीक है, किसने डेवलप किया, कॉन, इनगोल्ड और प्रीलॉग ने
इस सिस्टम को क्या किया था, डेवलप किया था, और इसे हम जनरली क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसे जनरली हम प्रायोरिटी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसे जनरली हम किस नाम से जानते हैं, प्रायोरिटी सिस्टम, यानी कि जिस ग्रुप को हम जनरली प्रायोरिटी देंगे उसके बेसिस पर नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द टू एटम्स, इन दिस सिस्टम द टू एटम्स, इन दिस सिस्टम द टू एटम्स, ठीक है, या फिर ग्रुप्स, टू एटम्स या फिर जो ग्रुप्स हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम अगर हम बात करें तो दो एटम्स या दो ग्रुप्स जिनके जनरली यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यानी कि या फिर एटॉमिक नंबर या फिर उनके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, तो कान इन गोल्ड और प्रिलॉक ने इसे प्रायोरिटी सिस्टम के बेसिस पे बताया था। और साथ ही साथ अगर देखें तो इन दिस सिस्टम द टू एटम्स आर ग्रुप्स, यानी कि जो ऐसे दो एटम्स या ग्रुप्स जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि इन दिस, यानी कि ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में द टू एटम्स आर ग्रुप्स अटैच्ड टू ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन, ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन, यानी कि अटैच्ड to the each of the doubly bonded carbon doubly bonded carbon are put in order of preference, are put in order of preference on the basis of sequence rule, ठीक है। तो ये हुआ आपका ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में। जनरली आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ। रिपीट करने का मतलब ये है कि ईजेड सिस्टम जो है ये ऐसे कंपाउंड्स में लगता है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक सीक्वेंस रूल देखा जाता है। वो सीक्वेंस रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मेन सीक्वेंस रूल। तो सीक्वेंस रूल कहता है कि जनरली जो सिंबल ई है, सिंबल ई, ठीक है, यहाँ पे ईजेड में सिंबल ई है, is assigned to an isomer in which the atoms are group of higher preference are on opposite side। ध्यान रखिएगा, isomers in which atoms or groups of higher preference are on opposite sides, यानी कि अपोजिट साइड्स पे हूँ, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, ई सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो सिस्टम जेड है या सिंबल जेड है, सिंबल जेड जो है आपका, ऐसे आइसोमर्स की बात करें जिसमें जेड सिंबल की बात की जा रही है, तो सिंबल जेड इज असाइंड टू एन आइसोमर इन विच एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स, ध्यान रखिएगा, एटम्स इन विच आर ग्रुप्स ऑफ हायर प्रेफरेंस आर ऑन सेम साइड। कहाँ पे हूँ, सेम साइड पर, ठीक है। यानी कि अगर सेम साइड पे हायर प्रेफरेंस के ग्रुप होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे,
जेड सिस्टम का नाम देते हैं, और वहीं पे अगर अपोजिट साइड पे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ई सिस्टम का नाम देते हैं। कुछ इस तरीके से अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है, ठीक है, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 1 जो है आपका ये हायर प्रेफरेंस को बताता है और जो 2 है ये लोअर प्रेफरेंस को बता रहा है। 1 ये हायर प्रेफरेंस बताता है, हायर प्रेफरेंस, ठीक है, और जो 2 है वो क्या बताता है, लोअर प्रेफरेंस, ठीक है, लोअर प्रेफरेंस। तो देखेंगे आप 1 और 1 अपोजिट साइड पे हैं तो ये आपका कौन सा हो गया, ई हो गया, और 1 और 1 सेम साइड पे तो इसलिए इसको क्या कहते हो, जेड कहते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स क्या हैं जो कि डिसाइड करते हैं कौन सा ऑर्डर प्रीसीडिंग है, ठीक है, यानी कि कौन सा ऑर्डर प्रेफरेंस में रखना है, ठीक। सबसे पहला रूल इसके अंतर्गत है, ईजेड सिस्टम के अंतर्गत इन हाई प्रेफरेंस और लो प्रेफरेंस के जो ग्रुप्स डिसाइड करने हैं इनके लिए कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या हैं चलिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहला रूल है हायर प्रायोरिटी इज असाइंड टू द एटम। सबसे पहला इसमें आप पढ़ेंगे रूल्स, वो है हायर प्रायोरिटी इज असाइंड टू द एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा, हायर प्रायोरिटी किसे दी जाती है, हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम को दी जाती है, हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम को दी जाती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा हुआ है, तो इनमें इनका जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा किसका एटॉमिक नंबर है, आयोडीन का, आयोडीन के बाद फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर कौन है, हाइड्रोजन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53, ब्रोमीन का 35, 53 इसका 35, क्लोरीन का 17 और हाइड्रोजन का 1। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। सबसे पहले हम हायर प्रेफरेंस वाले को देखेंगे और फिर लोअर प्रेफरेंस वाले को यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करते हैं, यानी कि हायर टू लोअर या लोअर टू हायर इनका अरेंजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये तो पहला रूल हुआ कि हायर प्रायोरिटी उसे दी जाती है जिसका हायर एटॉमिक नंबर हो। दूसरा है इफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, इफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि एक ही है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं 1H1, 1H2, 1H3, तो सेम एलिमेंट का अगर आइसोटोप हो, if the isotopes of the same elements are attached तो यहाँ पर जिस आइसोटोप का मास नंबर ज़्यादा होगा वो हायर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया जाएगा उसको, ठीक है। यानी कि इफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अटैच्ड the isotope with high mass number, ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर क्या हो, ज़्यादा हो, is given higher order of preference, हायर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पर लिखते हैं। एग्जांपल है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोटियम हो और ड्यूटेरियम हो, यानी कि 1H1 1D2, तो 1H1 का मास नंबर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे, 1D2 को यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल इसके अंतर्गत, नेक्स्ट है आपका नंबर 3rd रूल है इसका,
In the groups, the order of preference is also decided on the basis of atomic number of first atom of the group. In the groups, decided by atomic number of first atom of the group. किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है आपका जैसे Cl हो गया, OH हो गया, COOH हो गया। ठीक है, यानी कि Cl ग्रुप, OH ग्रुप, COOH, NHCH3 ग्रुप है, NHCH3 ग्रुप है। तो ऐसे समय में जो एटॉमिक नंबर होगा उसके पहले एटम का जो एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यहाँ पर 6 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। और यहीं पे एक और ले लेते हैं SO3H, जिसे हम सल्फोनिक ग्रुप का नाम देते हैं। तो यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। तो अगर आप देखेंगे तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसे हम हायर प्रेफरेंस देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? वो है आपका Cl। ऑर्डर लिखने का तरीका ये हो गया, SO3H, फिर 16 के बाद OH आएगा, OH के बाद NHCH3 और NHCH3 के बाद COOH। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा। ठीक है, जब भी कभी, अच्छा अगला रूल है कि व्हेन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज नॉट सेटल्ड ऑन फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप, फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप, अगर पहले ग्रुप के पहले एटम पर सेटल नहीं होता है तो हम अगले एटम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कंपेयर करते हैं। देन वी कंपेयर एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट ग्रुप एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप एटम्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड एटम का, और उसके साथ साथ सेकंड का भी नहीं है तो थर्ड का, फोर्थ का, ऐसे करके हम उसको कंसीडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सपोज दैट CH2 CH3 है, ग्रुप लगा हुआ, साथ ही साथ CH3 ग्रुप अलग से लगा हुआ है, फिर आपका COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो इन तीनों में हम ऑर्डर पहले एटम से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला कार्बन यहाँ है, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले कार्बन तीनों में है तो तीनों को हम छोड़ देंगे, अगले एटम पे चलेंगे। तो इसमें जो अगला एटम जुड़ा हुआ है वो है आपका नेक्स्ट कार्बन। यहाँ पे अगला एटम जो जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो अगला एटम जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस बेसिस पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर ऑर्डर देखेंगे आप तो वो होगा आपका कौन सा? COOH। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नेक्स्ट एटम होगा यहाँ पे, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8 होगा। फिर आपका आएगा CH2 CH3, फिर आपका आएगा CH2 CH3 जिसमें कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी है? 6 है। इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना देखेंगे आप? 8 है। और लास्ट में आपका बचा है CH3। ठीक है, ये होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस EZ नॉमेनक्लेचर में, EZ नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो डबली और ट्रिपल बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं इन्हें जनरली हम 2 बार और 3 बार कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला जो रूल है नंबर 5, ये क्या कहता है? अ डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम्स, डबली और ट्रिपली
bonded atoms is considered equivalent to two or three such atoms, ठीक है। जितना डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 एटम कंसीडर करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 एटम कंसीडर करेंगे। जैसे कि C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसे कुछ इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, O और O कितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसी के अलावा जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ है, तो इसे हम कंसीडर करेंगे 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन के हिसाब से इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है नेमिंग करते समय। और इसी के साथ साथ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समाप्त होता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था सिस और ट्रांस के बारे में, और सिस और ट्रांस से रिलेटेड EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बताया। ग्रुप्स अगर सेम साइड हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सिस, और अगर डिफरेंट यानी कि अपोजिट साइड है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस का नाम देते हैं, ठीक है। E और Z में भी यही चीज़ है, ठीक है। हायर प्रेफरेंस जिसको दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर, और जो अभी अभी रूल हमने आपको बताए हैं, ठीक है, EZ सिस्टम नॉमेनक्लेचर के, उसके बेसिस पर जिसको हायर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर हायर प्रेफरेंस का ग्रुप सेम है, सेम तरफ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जेड सिस्टम कहेंगे, और अगर अपोजिट साइड है तो उसे हम ई सिस्टम कहेंगे। जनरली ई को ट्रांस फॉर्म से और जेड को सिस फॉर्म से भी कंपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सिर्फ डिफिनीशन के बारे में देखेंगे, बाकी इनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, कायरलिटी किसे कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के अलावा सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है, ठीक है, कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट इससे पहले हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या ये समझ लेते हैं, ठीक है। हेडिंग है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत अगला वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे मेन पॉइंट, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, बट दे हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आइदर टू राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी कि या तो ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट अर्थात क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, या फिर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कराते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। और ऐसे आइसोमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म मैंने बोला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इसका मतलब समझिए, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट उन्हें कहा जाता है जिनमें जो इनके पार्टिकल्स हैं सभी डायरेक्शन में
वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इसे अगर हम निकोल प्रिज्म से पास कराएं, किससे पास कराएं, निकोल प्रिज्म से, तो ये क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज्ड का मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, डिपेंड करता है कि निकोल प्रिज्म का एंगल कौन सा है और किस एंगल से ये पोलराइज हुए हैं, तो एक ही वाइब्रेशन इनमें पाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया कैसा लाइट, पोलराइज्ड लाइट। और अगर इस पोलराइज्ड लाइट को हम ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन से पास कराते हैं, तो या तो ये राइट साइड रोटेट करता है या फिर ये लेफ्ट साइड रोटेट कर जाता है। तो अगर राइट साइड इसका प्लेन रोटेट करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन, या फिर अगर लेफ्ट साइड इसका प्लेन रोटेट करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का नाम देते हैं। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है तो ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाती है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना है सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, और सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होने के अलावा एक मेन पॉइंट है, बट दे हैव टेंडेंसी या एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ability to rotate the plane of polarized light, ठीक है, they have ability to rotate the plane of polarized light either to the right यानी कि दाहिनी तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, और टू द लेफ्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ऐसे आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकल आइसोमर का नाम देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकल आइसोमर का नाम देते हैं। और जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके आगे का जो टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, कायरलिटी और बाकी जो एनेंशियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है, कायरलिटी के बेसिस पर कैसे हम ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, हेडिंग है, इनके बारे में हम आपको बताया। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, पोलराइज कैसे होता है, निकोल प्रिज्म के थ्रू जब पास कराएंगे तो कैसा हो जाएगा, पोलराइज्ड लाइट बनेगा। और इसी पोलराइज्ड लाइट को जब हम ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन से पास कराएंगे तो राइट या लेफ्ट में रोटेट कर जाता है। अगर क्लॉकवाइज करेगा तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उसे हम लीगो रोटेटरी का नाम देते हैं, ठीक है। इसके आगे का लेक्चर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।